इंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। आपने मुझे बुलाया उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। बड़ा ही जबरदस्त डायलॉग है आपका उस फिल्म में, गड्डी और मुफ्त का ज्ञान जहाँ मिले चाहिए। तो मैंने कहा दिल्ली वाला तो यही बोलेगा। ये किसी खास मौके के लिए आपने सजाई? तो बहुत सारा ऑफ वाइट गोल्ड मिलेगा आपको मेरे पास। तो ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी है, शुक्र मजबूत होता है आपका लाइट कलर पहनने से, इसलिए? अच्छा, ये हो ऐसा होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मुझे बता के गए हैं मेरे पॉडकास्ट ये में। नहीं पता था मुझे, पहली बार पता चला कि शुक्र अब और ज्यादा पहनूंगा फिर। रुद्राक्ष पहन रखा है आपने गले में। रुद्राक्ष वैसे मैं ऐसे धारण नहीं करता हूँ। इसे धारण नहीं करते हैं आप। किरोड़ीमल कॉलेज के सामने ही आप खड़े हैं जी। और उसमें सुशांत सिंह, सतीश कौशिक, एक साथ शख्सियत एक और है, मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि ये कौन है। तो ये क्या मसला है? हालांकि मैं एक एक्टर के बारे में नहीं मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि दर्शक कोई बात नहीं कर सकते। दर्शक चाहते हैं जानना, दर्शकों को इंटरेस्ट आता है। असल ब्रेक थ्रू है उनको पाताल लोक से ही हाँ, मिला? मैं जितना जानता हूँ, जी। पर आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आपको कैसे लगा कि आप इस इंडस्ट्री में फिट हो सकते हैं? जहाँ होना चाहिए वहाँ तो होता नहीं है। जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाता है। The makeup industry. The actors. Yeah. I'm talking about, मैं नाम नहीं, सेट के बाहर नहीं पहचाना। बाप रे, इतना बड़ा फर्क खुलासा था, कर रहे हैं आप। इतना फर्क था। अच्छा, आपका सपना था संजय लीला बंसाली के साथ काम करने का। उसके अलावा रोहित शेट्टी के साथ क्यों नहीं था आपका सपना? आप मेरी कलेश क्यों करवाना चाहते हैं बाकी लोगों से? बड़े नामचीन लोग, इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बस एक ड्रीम होता है ना एक आदमी पब्लिक के लिए, तो मैं कहूंगा नहीं ये डायरेक्टर के साथ नहीं, मैं एक काम ड्रीम नहीं होता है। करूंगा। उस्ताद जी उस्ताद जी बोलते हैं आपके चेहरे पे एक मासूमियत सी आ जाती है। आप दोबारा मत बोलना। उस्ताद जी गे कैरेक्टर है। सलमान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, अजय देवगन आपसे मिलना चाहते हैं और अक्षय कुमार आपसे मिलना चाहते हैं। एक ही समय है तीनों का मिलने का, किसे चूज करेंगे? फिर देखिएगा मेरी बेबाकी, अभी तो कुछ भी नहीं है। पहली बार उसकी वर्जिनिटी शी विल लूज। उतारने का क्या मतलब होता है? और ये उस्ताद जी बेसिकली हैं क्या? ये मेल हैं, फीमेल हैं या किन्नर हैं? क्या किरदार क्या है ये बेसिकली? 3 ऑप्शन रखे जाएं आपके सामने, छोले भटूरे, पिज्जा और पूरी भाजी। खाने पीने के शौकीन है, दिल्ली के रहे हैं, छोले भटूरे बहुत पसंद रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपके फोरफादर्स क्या पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का हिस्सा रहे? पार्टीशन के हाँ, पार्टीशन से पहले? जबान को काबू में रख, बहुत बोलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस बहुत ही खास शो पर। मेरा बहुत ही खास एपिसोड है आज और मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है ना कि मैं हमेशा आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को लेकर आऊँगा जिनकी बातों से आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, अपनी ज़िंदगी पर उसको एप्लीकेबल करने के लिए मिले। आप आगे बढ़ें, मोटिवेशन लें, इंस्पायर्ड हों और अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनें। तो इसी के लिए आज मैं इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मेरे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है इंद्रेश मलिक, जिन्हें आपने भी हाल ही की कई सारी वेब सीरीज़ में देखा है, कई सारी फिल्मों में देखा है। इंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। इंद्रेश जी, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं आप। आपकी ड्रेस आपके ऊपर इतना जच रही है, इतना फब रही है। कौन डिज़ाइन करता है ये? कुछ खुद ही कर लेता हूँ। कपड़ा खरीदा और शौक भी है, और एक अरसा हुआ कि मैं डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, इंस्टिंक्टिवली करता हूँ। कोई एज सच कोर्स नहीं किया है। ओके। सो आई हैव दैट बंच ऑफ टेलर्स, वी प्रोक्योर फैब्रिक इन हाउस। शौक भी है, और अब कुछ ऐसे लोग भी जुड़ते चले गए, क्लाइंट्स कहूँगा उनको, जिनका काम भी करके देता हूँ, कस्टमाइज क्लोथिंग कर। अभी जब हम ऑफ द रिकॉर्ड अपने कैबिन में बैठे थे तो आप बता रहे थे कि आपका पैशन है। पैशन तो हुआ तभी ये आगे जाके प्रोफेशन बना, तो दोनों में दूसरा पी बाद में आया। ओके। पी ए पहले आएगा, पी आर बाद में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। यू आर एब्सोल्युटली तो राइट। ये सिलसिला फिर 20 साल पहले, आई वाज टेलिंग यू कि रोहित बाल अब तो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, श्री चरणों में स्थान दे। हाँ, अभी कुछ वक्त पहले ही उनका इंतकाल भी हुआ। तो उस जमाने में शिप्रा मॉल बन रहा था गाजियाबाद में, इंदिरापुरम। हम यहाँ पास में बैठे हैं शिप्रा मॉल। जी हाँ, और मैं आज जब क्रॉस कर रहा था तो द थॉट्स वर, इट वाज लाइक आई कुड रीलिव दोज मोमेंट्स 20 years बैक अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे पहला ऑर्डर जो मिला था वो रोहित बाल के द्वारा मिला, और मैंने वहाँ शिप्रा मॉल के जो एम्प्लॉयज़ थे ऑफ डिफरेंट लेवल, आई मीन देवर लेवल्स, यू नो, तो उनके लिए अलग अलग ड्रेस, ऑफिस ड्रेस और
एक जो प्रोफेशनल उनका तरीका था पहनने का वो मैंने फिर उसको कस्टमाइज भी किया और डिजाइनिंग उनकी थी। ओके, सो मैंने वो पहला ऑर्डर पाया। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ड्रेस व्हिच यू आर वेयरिंग टुडे ये मैं इन माय शो, ये किसी खास मौके के लिए आपने सजाई? ये ट्राउजर अलग बनी थी, अच्छा, ये कुर्ती अलग बनी थी, ये अलग इस इन तीनों का इस आज तो चूंकि रैंडमली आई पिकअप क्लोथ्स, खरीद लिए, कोई चीज़ पसंद आई, तभी बाद में सोचता हूँ कि इसका बनेगा क्या, और फिर वो जब बनता चला जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट हो जाती हैं। ओके, जैसे ऑफ वाइट और गोल्ड मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत सारा ऑफ वाइट गोल्ड मिलेगा आपको मेरे पास, ब्लैक बहुत मिलेगा, ग्रीन वाइब्रेंट कलर्स भी, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ कोऑर्डिनेट हो जाती तो है। लाइट कलर ज़्यादा पसंद है आपको? नहीं, मुझे डार्क ज़्यादा पसंद है, बट ऑफ वाइट गोल्ड एंड गोल्ड हैज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी है, शुक्र मजबूत होता है आपका लाइट कलर पहनने से, इसलिए? अच्छा, ऐसा होता है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मुझे बता के गए हैं मेरे पॉडकास्ट ये में। नहीं पता था मुझे, पहली बार पता चला कि शुक्र अब और ज्यादा पहनूंगा फिर मैं। क्योंकि इफ यू सी मुकेश अंबानी जी, ही ऑलवेज वेयर व्हाइट कलर। अच्छा, हाँ, आप कह तो ठीक रहे हैं। व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं। वो तो खैर नामचीन और बहुत बड़े आदमी हैं। आप चूंकि बम्बई से आते हैं तो मैंने बड़े लोगों का जिक्र इसलिए तो किया। चूंकि आप अंग्रेजी कैलेंडर से लिबरल हैं जी, मैं लग्न कुंडली और दूसरी जो हिंदू कैलेंडर से आप तो मैं उसमें तुला हूँ। ओके, तो हमारी और आपकी राशि एक है। अदरवाइज मैं अप्रैल 13। ओके, तो शुक्र तुला का जो है वो स्वामी होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो थोड़ा थोड़ा मुझे पता है। तो ये मैं ध्यान रखूंगा आपके गोल्ड और ये वाइट और ऑफ वाइट और गोल्ड जो है बहुत शानदार, मदद करता है। अच्छा, लोग आपको इंद्रेश जी जानते हैं एक बॉलीवुड के एक्टर के तौर पे। आप इतने फेमस हो गए हीरा मंडी के बाद। आपकी हालांकि जर्नी बहुत अच्छी है, मैं तो आपकी बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी फिल्म जो वेब सीरीज़ हैं, सीरियल जी, सभी में आपका मैंने अभिनय देखा है। इंद्रेश मलिक की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? जड़ें एज इन बर्थ प्लेस मेरा लुधियाना रहा। परिवार? हाँ, बर्थ प्लेस लुधियाना रहा जी, मेरी पैदाइश वहाँ हुई। मम्मी पापा दिल्ली में ही थे। ओके, पर वो एक उन दिनों था कि जचगी के लिए आपको दादा दादी के पास जाना है, तो बहू दादा दादी के पास गई, तो दादा दादी लुधियाना में रहते थे। ओके, तो मेरा बर्थ प्लेस वो हुआ, लुधियाना में मेरा जन्म हुआ, और फिर अपब्रिंगिंग और सब बाकी स्कूलिंग कॉलेज सब दिल्ली से। स्कूलिंग कॉलेज दिल्ली से हुआ आपके? ओके, तो यहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। इंद्रेश मलिक, फिर मैं वही बात कहूँगा कि लोग इंद्रेश मलिक को एक अभिनयकर्ता के रूप में जानते हैं, एक एक्टर के रूप में जानते हैं। इंद्रेश मलिक भीतर से क्या हैं, और इस बात को आप मेरे दर्शकों को अपनी ही जुबान से बताएं। भीतर से तो अपने बारे में तो अच्छा अच्छा ही बोलता है हर कोई। भीतर से क्या, आई एम अ सेंसिटिव पर्सन एज फार एज आई नो, एंड खुश रहने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा। और मैंने सुना था कि आप सिक्स सेंस आपका बहुत तेज है, आपको चीज़ों का आभास हो जाता है। जहाँ होना चाहिए वहाँ तो होता नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाता है। ओके, सिक्स सेंस आई थिंक काफ़ी लोगों में होती है। जब आप यूनिवर्स से जुड़े होते हैं, पंच तत्वों से आप कनेक्ट करते हैं। प्रीच नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि मैं खुद क्या फील करता हूँ। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मुझे अच्छा लगता है इनको नमस्कार करना, नमन करना जी, इनको धन्यवाद देना कि आपने मुझे सेहत दी, बल दिया, बुद्धि दी, विद्या दी। बहुत बड़ा रोल है आपका। इनको रेसिप्रोकेट भी करता हूँ अपने तरीके से कि पॉल्यूशन कम मचाऊं, नहीं करूं, अपनी तरफ से एक सोच है। देन गॉड ऑब्वियसली मेरा विश्वास है। स्पिरिचुअल हैं आप? जी हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। रुद्राक्ष पहन रखा है आपने? रुद्राक्ष एज रुद्राक्ष तो नहीं पहना है, मुझे ये भी नहीं पता ये कहाँ से, ये चूंकि पड़ा था, रखा था, तो मैंने शौकिया आज पहन लिया। वैसे मैं इसे धारण नहीं करता हूँ। इसे धारण नहीं करते हैं आप?
लेकिन इसका बड़ा महत्व है। मैं भी धारण करता हूँ अच्छा, ये मैं भी धारण करता हूँ और ऑलमोस्ट सेम है। मैं इसे रक्षक के तौर पे अपने मानता हूँ कि ये मेरी रक्षा करता है। ये मेरी जो धर्मपत्नी है उनके पास रखा था। जी उनके पिता ने उनको शायद गिफ्ट किया था। जी तो कई ज़माने से कुछ चीज़ें रखी थी, तो फिर वन फाइन डे शी टोल्ड आस्क्ड मी, ये भी यू कैन वेयर दिस आल्सो इंद्रेश। मैंने को अच्छा लगा, मैंने पहन लिया। फिर वो कभी पहन लेता हूँ। रुद्राक्ष महादेव का अंश कहा जाता है, तो जी हाँ, रुद्राक्ष का बहुत किरदार है हमारे जीवन में, जी। हमारे जीवन की रेखा में, हमारे जीवन की चाल में, हमारे जीवन के लक्ष्य में बहुत महत्व रखता है ये। जी। अगर ये आपको अपना ले तो, आपने इसे अपनाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आपको अपना ले ये तो इम्पोर्टेंट बहुत है। बड़ी बात है। फिर वहीं पे बात आ जाएगी कि ईश्वर आपको आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ले, जी, आपकी स्वीकृति हो जाए, पंच तत्व आपको स्वीकार करें। तो ये अगर आपको स्वीकार कर लेगा तो उसके बाद में तो गजब है। अब मेरा एक सवाल का जवाब तो आपने खैर दे ही दिया कि आपकी जो लुक्स हैं आपके, वो आप खुद अपने लुक्स पर काम करते हैं। लुक्स तो जेनेटिक्स, जीन्स आपके, जी माताजी पिताजी जब आपको जन्म देते हैं तो उसका बड़ा दारोमदार आपकी लुक्स पे, नेचर पे, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पे, बहुत सारी चीज़ें। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी बिग डॉक्टर, तो ही सेड ये इन चीज़ों पे काम अभी भी चल रहे हैं। और जीन्स का एक बहुत बड़ा रोल है जिसको रिसर्च चालू है, जिस पे रिसर्च करते चले जा रहे रिसर्च हैं। करते चले जा रहे हैं। तो ये सच भी है। तो आप क्या हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, आप किस तरह की बैकग्राउंड से हैं, लुक्स मोस्टली आप वो काफ़ी कुछ आपका दारोमदार जो है पेरेंट्स के ऊपर रहता है, बिल्कुल। जिन्होंने आपको जन्म दिया। अच्छा, मैं परिवार, आपकी जड़ें, सब आपने बहुत खूबसूरती से सबका जवाब दिया। अब मैं आता हूँ इंडस्ट्री के ऊपर। जी। इंद्रेश भाई, आपको लगता है कि 1985 में जब आपने जन्म लिया, जिस भी परिवार में जन्म लिया, वो परिवार जाहिर सी बात है कि बहुत ही दिव्य परिवार होगा जहाँ आप जैसे अभिनयकर्ता ने जन्म लिया। क्या लगा आपको कि आप इस इंडस्ट्री में आए हैं? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में आने का सपना भी वही लोग देखते हैं जिनकी अच्छी खासी हाइट हो, जिनकी बॉडी अच्छी हो, जिनके बहुत सिक्स पैक एब्स हों। शायद मुझे लगता है पहले के ज़माने में अधिकार ही उनको था अभिनयकर्ता बनने का, लेकिन आपने कम हाइट होने के बावजूद आपने जैसे बताया कि आपने अभी हाल ही में अपना वज़न कम किया। खाने पीने के शौकीन है, दिल्ली के रहे हैं, छोले भटूरे बहुत पसंद रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप दोबारा मत बोलना छोले भटूरे, मैं खाता हुआ ही जाऊंगा। तो आपको कैसे लगा कि आप इस इंडस्ट्री में फिट हो सकते हैं? इसके अलावा दूसरा सवाल भी मेरा इसी जुड़ा, पहले इसका जवाब चाहूँगा। कहाँ से प्रेरणा हुई आपको? इंडस्ट्री में फिट होना तो मैंने कभी सोचा नहीं था, या नहीं फिट होना ये तो बहुत बाद का इशू था। ये बाद में फिट नहीं सोचा कभी। मैं थिएटर करता था स्कूल में, एमेच्योर थिएटर, जिसको सीखा नहीं था तब तक। तो फिर कॉलेज में प्रोफेशनल थिएटर क्या होता है, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली, हंसराज मॉडल स्कूल उससे पहले, वो किरोड़ीमल कॉलेज में मैं ड्रामेटिक कोटा से मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा। और उनकी ड्रामेटिक सोसाइटी का नाम द प्लेयर्स है, एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट, पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, द प्लेयर्स। तो वहाँ जो है ग्रूमिंग हुई कि प्रोफेशनल थिएटर होता क्या है, स्टेज वॉल्यूम और बहुत सारी चीज़। फिर उसके बाद फॉर्चुनेटली अलकाजी साहब का ग्रुप था लिविंग थिएटर, वहाँ किस्मत से आई वॉज द लास्ट स्टूडेंट amongst the last students to get admission there, and Alkazi Saab was kind enough to accept me. Okay. And वो फिर उनके साथ 3 साल 4 साल करीबन वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला और एक नए आयाम देखे। मेरी किस्मत थी कि मुझे अलकाजी साहब जैसे शख्सियत के साथ काम करने का, हाँ, मेरे उनकी गाइडेंस में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एंड किरोड़ीमल कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया। तो आप किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े आप? जी हाँ, किरोड़ीमल में जब था तो
कॉलेज फेस्ट होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो द प्लेयर्स का आज भी रुतबा है, बहुत बड़ा नाम है। एक फ़ोटो मेरे फ़ोन में है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। जी हाँ। आप ही के मुझे लगता है कि मैंने इंस्टाग्राम से उस फ़ोटो को उठाया होगा। किरोड़ीमल कॉलेज के सामने ही आप खड़े हैं जी और उसमें सुशांत सिंह, हाँ, सतीश कौशिक और एक शायद शख्सियत एक और है, मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि ये कौन है देख करके। तो हम 3 ही हैं बस। आप ही 3 हैं? हाँ, और तीसरे आप ही हैं? चौथा कौन है? ये देखिएगा, मैंने जूम किया हुआ है इसको। आप शायद मुझे लगता है इसमें मैं तीसरे आप ही हूँ, हैं। हाँ, सुशांत और सतीश जी। सतीश जी, आप तीनों लोग हैं। तो ये क्या मसला है? ये रीयूनियन था कॉलेज का। अच्छा, तो सतीश जी भी यहीं से पढ़े? सतीश कौशिक यहाँ से हैं। बड़े बड़े नामचीन लोग हुए हैं। अमिताभ बच्चन साहब, शक्ति कपूर साहब और कुलभूषण खरबंदा, हाँ। टीपी जैन, अच्छा जितना मुझे याद आ पा रहा है, पटौदी साहब, नवाब पटौदी जी, और सुशांत, जो है ये खड़े हैं, सुशांत सिंह। सुशांत, हाँ, सुशांत सिंह। और बहुत सा, और डायरेक्शन में भी आजकल विजय कृष्णाचार्य हैं, अली अब्बास जाफर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं किरोड़ीमल द प्लेयर्स इसका हिस्सा है। भरा पड़ा है। अभिषेक बैनर्जी हैं जो अच्छा। अब एक्टिंग जी, भी कर जी। रहे हैं, कास्टिंग बे उनकी कंपनी है। जी, तो बम्बई में मतलब प्लेयर्स जो है, द प्लेयर्स, ये छाया है ओके। डायरेक्शन में, एक्टिंग में, और अलहदा फील्ड्स में। हाँ, और ये हमारी सोसाइटी ने हमें दिया है बहुत कुछ। अलहदा, हाँ। ये शब्द पकड़ लिया मैंने आपका। और भी बहुत सारे लोग, माफ़ी चाहूँगा अगर मुझे याद नहीं आ रहे, जो सिद्धार्थ हैं किरोड़ीमल कॉलेज से, सिद्धार्थ रंग दे बसंती में जो, ओके। तो और भी बहुत सारे लोग हैं। अलहदा शब्द मैंने पकड़ लिया आपका। अच्छा ये उर्दू की अल्फाजी, जी, ये नुक्तों की जानकारी के नुक्ता कहाँ लगना है, जा और जा का फ़र्क। पंजाबी फैमिली में पैदा हुए हैं आप, दिल्ली में रहे हैं। मैं नहीं समझता कि दिल्ली के रहने वाले पंजाबियों को इतनी अच्छी उर्दू की अल्फाजी आती होगी। भाषा पे पकड़ ज़बरदस्त है आपकी। ये कहाँ से आया? ये नुक्तों की पहचान कहाँ से आई? मेरे दादा जी पंजाब केसरी उर्दू का पढ़ते थे। ओके। उनकी ज़बान में सफाई थी, तलफ़ुज़ अच्छा था। ज तो वहीं से आ गया था कान में बचपने से। मेरी दादी जी जो थी, वो उस ज़माने में 1940-45 में स्कूल में पढ़ाया करती थी, अंग्रेज़ी, मैथ्स। उनकी भी उर्दू बहुत शानदार थी, और वो दौर था उर्दू बहुत बोली जाती थी। तो पंजाबियों की उर्दू तो उन पंजाबियों की अच्छी रही जो लाहौर या रावलपिंडी या इस साइड में, जो पाकिस्तान पंजाब की तरफ जो रहे। अरबिक उर्दू नहीं थी साहब, ओके। पंजाबियत वाली उर्दू थी जो। तो आपके फोर फादर्स क्या पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का हिस्सा रहे? पार्टीशन के, हाँ, पार्टीशन से पहले। सरगोधा, रावलपिंडी, ओके। झंग, मम्मी की फैमिली झंग से हैं, ओके। झांगी बोलते हैं जिनको। झांगी, यस। तो वो अलग एक कल्चर था, ओके। उनकी भाषा अलग थी। तो आई कुड गेट होल्ड ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ओके। मुझे वो अब जैसे लुधियाना का पंजाबी बोलने का तरीका डिफरेंट है, अमृतसर का डिफरेंट है, पटियाला का डिफरेंट। तो वो आपकी भाषा से पता लगा लेंगे ये पटियाले की पंजाबी है, आप कहाँ से हैं। ओके। वो जैसे आप कभी यूएस जाएं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएं तो अंग्रेजी बोलने का तरीका बदल जाता है। तो ऐसे पंजाब में भी आप पंजाबी जो है एक स्टेट से दूसरी, वो उस दौर की बात, अब भी ऐसा ही होगा शायद। ऐसा ही होगा, है ही इनफैक्ट। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जबान में वो झलक जाता है। हाँ, वो झलक कि जाता है। आपकी क्या स्टेट्स हैं, कौन सी तो वो उर्दू जो थी वो बचपने से कान में पड़ी। फिर ब्रशिंग इसकी हुई। मेरे एक दोस्त है पेरी, प्यारे मोहन जुच्छी, उनके पिताजी अब नहीं रहे, श्याम मोहन जुच्छी। तो इनसे उर्दू के बारे में मुझे, और अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर थिंग्स, अंग्रेज़ी और उर्दू इन्होंने मेरी बहुत करेक्ट कराई। ओके। एंड मैं हमेशा
थैंकफुल रहूँगा कि मुझे सीखने को मिला। फिर शौक भी हुआ, शायरी इनसे आगाज़ हुआ कि मीर तकी मीर साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब, और पेरी तो खुद भी लिखता है और बड़ा लाजवाब लिखता है। तो वो दौर था कॉलेज के वक्त का, मेरे सीनियर थे कॉलेज में। तो वहाँ तो वहाँ से शौक ये- भी सीखा भी, और फिर जहाँ जहाँ करेक्शन करने का मौका मिलता था कि ये लफ्ज़ के मायने ये नहीं है, ये नुक्ता ऐसे, ये गलत है, ये तो वो सिलसिला चलता रहा। जैसे फल और फल, हाँ, मैंने कल परसों ही लोग टोका फ्रूट्स किसी को फल बोलते हैं लोग, लेकिन वो फल होते हैं। फ तो है ही नहीं ना हिंदी में। हिंदी में है ही फूल नहीं। अंग्रेजी फूल होता, फ, फूल नहीं होता। फ तो हाँ, तो अब वो चीज़ें फिर आप में सीखने की ललक हो तो आई ललक हो, थिंक सीख सकते हैं। हाँ, आप जब तक जिंदा हैं आप सीखें। बिल्कुल ठीक बात है। इजाफा होता है नॉलेज में, जबान पे पकड़ भी है, और लफ्ज़ों के मायने धीरे धीरे मुझे लगता है ख़त्म होते जा रहे हैं। सटीक लफ्ज़ सही जगह पे एप्ट जिसको कहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। कम हो रहा है। कुछ भी चलता है टाइप्स, तो वो मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी कर देगा कि मैं घर में बम्बैया तरीके से हिंदी बोल रहा हूँ या कहीं मैं कोई उर्दू, तो आई स्टिक टू द राइट लैंग्वेज, आई ट्राई एटलीस्ट टू स्टिक टू द राइट वर्ड। ओके ओके। आपको लगता है कि इंडस्ट्री पिछले 15 वर्षों में बहुत बदल गई? जैसे कि जब मैं कोई वेब सीरीज़ देखता हूँ पंचायत जैसी, उसमें कैरेक्टर देखता हूँ विनोद का, या एक वेब सीरीज़ देखता हूँ मैं सीए टॉपर, उसमें कैरेक्टर देखता हूँ मैं ढेंचा का। अब उसका व्यक्ति का जो नाम है वो है अशोक पाठक। पहले हैंडसम, खूबसूरत, डैशिंग पर्सनैलिटी को मौके मिलते थे। क्या अब वाकई में इंडस्ट्री में अभिनय की कद्र की जाने लगी, रियलिस्टिक फिल्में बनने लगी, रियलिस्टिक चीज़ें होने लगी? सर, खूबसूरत व्यक्ति किसको पसंद नहीं आता? ये तो एक इंसानी फितरत हो गई। ठीक है। खूबसूरत महिला, खूबसूरत पुरुष, खूबसूरत कोई भी जो दिखता है, और ये जो मीडियम है ये एंटरटेन करने का मीडियम है। लेकिन आजकल तो नहीं आ रहे ना हाँ, खूबसूरत चेहरे। उसी बात, तो जब हम पुराने वक्त की भी बात करें, 15 साल पहले, 30, खूबसूरती तो तब भी पसंद की जाती थी जी। और भविष्य में भी हाँ, की जाएगी। और एंटरटेन करते हैं और खूबसूरती के साथ करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपकी इच्छा रियलिस्टिक होने की भी तो होती है ना। आप 24 घंटे ग्लैमर, लाइट, मेकअप, खूबसूरत लोगों से लोग खूबसूरत, 24 घंटे तो मिठाई नहीं खा सकते ना आप अपना हरी सब्जी, सादा खाना, छाछ, ये भी तो दिल करता है ना। बाजरे की रोटी बाजरे खानी की पड़ती रोटी में लाया हूँ। तो उस वक्त भी रियलिस्टिक फिल्में बनती थी, हाँ। कम देखी जाती होंगी। देखी नहीं जाती थी। हाँ, और आज वो मास्टरपीसेस हैं आज वो मास्टरपीसेस हैं। जिनसे हम सीखने के लिए कहा जाता है वो देखिए। जी। क्योंकि हर खूबसूरत इंसान पॉपुलर एक्टर बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक बात। मैं मुकद्दर पे भी दारोमदार छोड़ता हूँ थोड़ा। आपकी मेहनत, मुकद्दर, आप बिलीवेबल एक्टिंग, कैमरा चालाक होता है, बहुत चालाक होता है, उसकी आंख बहुत तेज होती है। पब्लिक को मूर्ख आसान नहीं है बनाना। तो जब आपकी आत्मा से सच्चाई नहीं निकल रही है, आपका पोर्ट्रेयल बिलीवेबल नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो टच नहीं कर रहा, बिलीवेबल नहीं लग रहा, दिल को नहीं छू रहा किसी तो फिर के। तो किसी काम का नहीं है। तो फिर भले आपका चेहरा मोहरा ना हो, आप बहुत सो कॉल्ड, और फिर खूबसूरती के मायने भी बदले हैं सर। शायद आपके लिए कोई और चीज़ खूबसूरत हो, मेरे लिए कुछ और चीज़ कोई और खूबसूरत हो, मायने भी बदले, वर्ल्ड वाइड बदले। और
आप कैसे लग रहे हैं ये बाद में आ जाता है अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो। ठीक बात, वो नहीं देखा जाता फिर। तो आपके अभिनय में वो लीन हो गए ना। मैंने वैसे तो मैंने अशोक अवस्थी एक पर्टिकुलर एक एक्टर का नाम लिया, बट आई थिंक कि ये जो प्रचलन है शुरू किया बोमन ईरानी साहब ने। नहीं, उनसे पहले भी वो तो लाजवाब शानदार एक्टर हैं। नहीं, और एक्टिंग की तो हाँ, बात बड़ी yes. उन्होंने भी बड़ी उम्र में 50 के आसपास, यस ऑफ कोर्स। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और उनसे पहले भी बहुत सारे एक्टर हुए हैं जो उन मापदंडों के हिसाब से खूबसूरत नहीं थे जो दुनिया के बनाए हुए थे कि सिक्स पैक एब्स, हाँ, और हाइट, लुक्स, हाँ, डैशिंग पर्सनालिटी। हाँ, वो ऐसा ओमपुरी साहब थे, ओमपुरी साहब, पंकज कपूर साहब जी, राम कपूर, नसीरुद्दीन शाह जी, जी, और हैं राम कपूर, जी हाँ, और आप बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, और फिर वो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, चलिए आप गुड लुकिंग हैं, टॉल हैं, मेकअप भी तो पोता जाता है ना सर। आप बिना जब आधा तो असलियत सामने आ जाएगी जब आप बहुत कुछ निकाल देते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। और मेकअप इंडस्ट्री ने तो बहुत कुछ ऐसा बना दिया है कि वो शायद मैं कई बार विद ड्यू रिस्पेक्ट टू The makeup industry, the actors, yeah, I'm talking about, मैं नाम नहीं, मुझे शायद कई बार मैंने उनको सेट के बाहर नहीं पहचाना। बाप रे, इतना फर्क बड़ा था, खुलासा कर रहे हैं इतना फर्क था। अच्छा, मैंने बोला जबान को काबू में रख, बहुत बोलता है। फिर मैंने नहीं पहचाना जाता। एक्सटेंशंस बहुत सारी होती हैं, हाँ, कहाँ की नहीं है, हर जगह की है। सर से लेकर पांव तक आपकी रूपरेखा पूरी चेंज की जा सकती है ना साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, किया जा सकता है। फिल्टर्स जैसे आपने कहा, हमारे फिल्टर्स अब ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं कुछ लगाता ही नहीं हूँ फिर। ठीक है, तो लाइट्स है, कैमरा है, कैमरे की क्वालिटी है, हाँ, बहुत सारी चीजें, और आप टेक्नोलॉजी अब ऐसी आ गई। आप अच्छे लगे, खूबसूरत लगे, बिल्कुल आई ठीक थिंक बात ये भी एक हिस्सा है बिल्कुल इस ठीक बात है। इंडस्ट्री का। एक वेब सीरीज आपकी आई थी कोविड के दौरान, जी हाँ। 2020 में रिलीज हुई, पाताल लोक की मैं बात कर रहा जी हूँ। हाँ, जयदीप अहलावत उसमें मुख्य किरदार में थे और आप मुकेश थलरेजा के किरदार में थे उसमें। बड़ा ही ज़बरदस्त डायलॉग है आपका उस फिल्म में, थाईलैंड का माल नोएडा में। फिर लिखने वालों ने लिखा, मुझे कहा गया, मैंने उसको अदा कर दिया। आपने उसको बहुत खूबसूरती से उसको अदा किया, तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो डायलॉग मुझे याद तो नहीं है डायलॉग, पर मैं आई वाज टॉकिंग टू यू इन द ऑफिस बिफोर दिस, तो मैं यही कह रहा था कि या तो ठीक से कर लें या फिर ना करें, या फिर ना करें, तो बीच के वाले में फिर वो बात रह नहीं जाती है। बात वो रह नहीं जाती। सो मुझे कहा गया, गुणी डायरेक्टर लोग थे, पूरी टीम थी, प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा था, नामचीन लोग थे, तो मुझसे कहा गया ये करें, तो फिर मैंने। कैसा एक्सपीरियंस था उस फिल्म का? शानदार था। हालांकि थोड़ा वक्त के लिए मैंने काम किया, बहुत थोड़े वक्त के लिए, बिकॉज मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी साथ साथ कर रहा था जी, और कुछ हल्का सा कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हुआ था, बट सॉर्ट आउट हो गया था। डेट्स का कुछ मिस था, पर हाँ अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। जयदीप अहलावत के बारे में अगर एक शब्द में आपको उनकी पर्सनैलिटी को बोलने के लिए बोलूं तो क्या बोलेंगे? शानदार। और उन्होंने जब मेरे साथ ये, मैंने उनके साथ जब ये सीन किया तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था वो कौन है। बाद में जब मैंने देखी मूवीज़ तो मैंने उनका काम नहीं देखा था तब तक, तो फिर मेरे साथ वो थे और एक और शख्स थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मुझे नाम भी ठीक से नहीं पता था, और कोई इंट्रोड्यूस कराने वाला कोई, इतना वो केओस था उस दिन। डेडलाइन थी कि यही शाम तक ख़त्म करना, लाइट का कुछ था, कुछ कमरा छोटा था, ऐसे कुछ केओस था। तो फिर मैंने, तो उसके बाद उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे हाथ मिलाया, मैंने कहा मैं इंद्रेश हूँ, तो उन्होंने कहा मैं जयदीप, फिर वो शायद उनको याद होना, बस ऐसे ये मुलाकात हुई। तो आपको लगता है जयदीप अहलावत के लिए ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था ये पाताल लोक? क्योंकि उससे पहले उन्होंने अभिनय तो बहुत सारी फिल्मों में किया था, हालांकि मैं एक एक्टर के बारे में नहीं मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि दर्शक कोई बात नहीं कर सकते, हाँ। दर्शक चाहते हैं जानना, दर्शकों को इंटरेस्ट आता है जब आप
बताते हैं बहुत सारी चीज़ों को। मैं प्रयास करूंगा किसी दिन जयदीप अहलावत भी उस कुर्सी पे बैठें क्यों ना और मैं बैठे, वो उनसे दिग्गज कलाकार उनसे हैं सवाल और करूंगा। तो नामचीन लेकिन आपको हस्ती लगता हैं। है कि उससे पहले भी उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन जो असल ब्रेक थ्रू है उनको वो पाताल लोक से ही हाँ, मिला? मैं जितना जानता हूँ, मैंने उनका काम पहले मैं नहीं जानता था। जी उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, जी। पर आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। फिर जब मैंने देखी पाताल लोक, तो मैंने कहा बहुत शानदार काम तो मैंने किया। एक फिल्म देखी थी उनकी, खट्टा मीठा, अक्षय कुमार के साथ। अच्छा। सचिन टिचकुले वाला अक्षय कुमार का किरदार जी। था उसमें। उसमें अक्षय कुमार की बहन के हस्बैंड बने थे वो, छोटा सा रोल था एक। तो उसके बाद में मैंने उनको पाताल लोक में नोटिस किया था। उसमें तो कमाल का काम किया उन्होंने, और फिर डेफिनेटली छाए, क्योंकि उससे पहले मैंने उनका कहीं काम, मैं बहुत सारे मूवीज नहीं देख पाता हूँ या नहीं देख पाया हूँगा, जी। तो वो उसके बाद मैंने देखा उसके उनका बाद काम। में आपने देखा, जी तो हाँ। मतलब ये कहना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आपकी असली पहचान पर आता हूँ, उस्ताद जी। जी। उस्ताद जी बोलते ही आपके चेहरे पे एक मासूमियत सी आ जाती है। वो असल में मासूम कैरेक्टर ही था। उसकी डेप्थ में अगर आप जाएं, तो मैंने कई इंटरव्यूज़ में मेंशन किया है कि कहाँ से आया, कौन फेंक गया होगा, किसका बच्चा था, कौन किसने पैदा किया होगा, आउट ऑफ वेडलॉक था या क्या था, या अनचाही एक बच्चा था, उस एरिया में किसने छोड़ दिया उसको, कैसे बड़ा हुआ होगा, कैसे पला होगा, क्या कुछ नहीं देखा होगा। सो वो जब सिंक इन हुआ, मुझे जब ब्रीफिंग मिली भंसाली साहब के यहाँ से, और सर ने भी और पूरी टीम ने, जो तो सिंक इन यही हुआ कि भाई ये तो वाकई बहुत मासूम रहा होगा, और कैसे यहाँ तक ये क्या क्या नहीं देखा होगा। क्या क्या झेल के, किन तकलीफों से गुजर के यहाँ तक पहुँचा होगा। तो वो जो उसकी एक बिगिनिंग को जब मैं सोचता था ना कि कहाँ से आया होगा, तो वो मासूमियत तो थी उसमें। वक्त उसके साथ उसका पेशा बन गया, वो फिर कहाँ से अपना पेट पालता। ठीक बात। कोई सरपरस्त तो था नहीं उसका। वो जो हीरा मंडी की प्रोस्टिट्यूट्स थी, और जो इधर से उधर बात रखना, हाँ, पर उसकी वल्नरेबिलिटी, इमोशनल साइड, उसकी सेंसिटिविटी भी दिखाई गई उस कैरेक्टर की। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस से जब आपको पहला फ़ोन कॉल आया होगा इस वेब सीरीज़ में किरदार निभाने के लिए, तो क्या रिएक्शन आपका पहला क्या था, वो मैं जानना चाहूँगा। रिएक्शन बहुत अच्छा था, दिल खुश हुआ। श्रुति महाजन जी के ऑफिस से फ़ोन आया था। सपना था आपका? मैं उससे पहले गंगूबाई कर चुका था। गंगूबाई कर चुके हाँ, और तब भी बहुत अच्छा लगा था। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं संजय जी की डायरेक्शन में काम करूं, एंड मैं हमेशा इसके लिए थैंकफुल क्योंकि रहूँगा। संजय लीला भंसाली का बड़ा सेट, बड़ी टीम, बड़ी कास्ट, बड़ा बजट, सब कुछ बहुत बड़ा होता सबसे है। ऊपर उनका विजन बहुत बड़ा है। विजन बहुत बड़ा बजट। विजन बहुत बड़ा है, और आई थिंक ही इज़ अ पेंटर, ही इज़ अ म्यूजिशियन। वो फिल्म मेकर से पहले एक उनकी अपनी दुनिया है, उनका एक अपनी सोच है, अपना एक विजन है। मैं उसका मुरीद हूँ, मैं फ़ैन हूँ उनके विजन का। दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम, एंड टिल आई एम अलाइव आई वुड लव टू वर्क विद हिम। हीरा मंडी में उस्ताद जी का कैरेक्टर जब आपने चुना, ये अभिनय, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको मुकेश थलरेजा के किरदार में देखा, जी, उससे पहले मैंने आपको एक टीवी गुमराह सीरियल थी, गुमराह गुमराह में हाँ। आपको मैंने देखा। मुकेश थलरेजा और गुमराह का जो कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट सेम है। छोटी हाइट वाला, एक शहर का बड़ा गुंडा कह लीजिए उसको, हाँ, बदमाश कह लीजिए उसको। लेकिन यहाँ से जस्ट अपोजिट कैरेक्टर है। अपोजिट से भी जो दूसरा, जो ज़्यादा दायरा होता है बड़ा, वो इस कैरेक्टर में है। कितना मुश्किल था इस किरदार को निभाना। और ये उस्ताद जी बेसिकली हैं क्या? ये मेल हैं, फीमेल हैं, या किन्नर हैं? क्या किरदार क्या है ये बेसिकली? पहले निभाना की बात करता हूँ। निभाना जब किरदार में ढालना खुद को। हाँ,
जब आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कोई कैरेक्टर, ऑडिशन हुआ था, कॉस्ट्यूम ट्रायल होते हैं, रीडिंग होती है, स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है आपको, कुछ लोग आपको उसका लब्बो लुआब बताते हैं, दारोमदार उस पे बहुत बैठता है। सही portrayal of the, I mean, if you rightly portray the character and it's conveyed to the actor, I think half of the job is done. If it is correctly conveyed, rightly conveyed. बहुत बड़ा दारोमदार है उस आदमी का जो आपको एक्सप्लेन बता कर रहा रहा है है जो। कि वो कैरेक्टर के न्यूआंसेस क्या हैं। तो उस आदमी को एक्सप्लेन करना चाहिए जो इस कैरेक्टर और प्रोजेक्ट को समझता है। नहीं तो इट माइट गो हेवायर। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था एक्सप्लेनेशन। वो दी गई, कुछ लफ्जों में दी गई, कुछ आपने खुद उसको इम्प्रोवाइज किया। दैट इम्प्रोवाइजेशन वॉज एक्सेप्टेड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द होल टीम दैट दे एक्सेप्टेड मी एंड माई सजेशंस होल हार्टेडली। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं समझ पाया सर क्या चाहते हैं। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था संजय जी की आंखें क्या बोल रही हैं। फिर वो 20-22 दिन का काम और पौने 2 साल चलता चला गया। मतलब मेरे को लाए थे 20-22 दिन का ही मेरा काम था जब शुरुआत में मैं आया। अच्छा, फिर वो इजाफा होता चला गया कैरेक्टर का और सीन लिखे जाने लगे और तो एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट दिस हैपेंड। और एक बार जो ढला तो फिर मुश्किल नहीं आई। हाँ, अपने आप को उस लेवल तक ले जाना पड़ता था, सिंक इन होना पड़ता था विद ऑल दोज कॉस्ट्यूम एंड मेहंदी और ज्वेलरी, घुंघरू, शॉल, टोपी, ओके, काजल। ये उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। वो एक दलाल था, हीरा मंडी का दलाल था। हीरा मंडी का दलाल था। अब उसका नाम उस्ताद क्यों पड़ा? कहीं कुछ सिखाता होगा। फिर मैं कहूँगा इसके जो बैकग्राउंड कुछ नहीं दिखाई है, तो वहीं का कोई होगा। बिल्कुल ठीक बात। जिसने यहीं पल बढ़ के और एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ होगा दुनिया भर का। एज अ चाइल्ड I am more than sure he was exploited emotionally, sexually. ठीक बात। ये नथ उतारने का क्या मतलब होता है? जो उसमें एक इसका सीन है कि आज उसकी नथ उतराई है। हाँ, जो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है नथ उतराई नथ, तो वर्जिन वर्जिनिटी लॉस हाँ, जिस दिन होती है। वर्जिन जब एक उम्र के बाद, एक लेवल के बाद, प्यूबर्टी या वो जो प्रोस्टिट्यूट की बेटी है या उनकी जो आने वाले टाइम पे जिसको वो मार्केट में उतारना चाहते हैं, धंधा है उनके लिए भी, इट्स अ प्रोफेशन। तो वो एक उम्र के बाद उसकी नथ उतराई माने उसके लिए पहला क्लाइंट ढूंढा जाएगा, पहला कस्टमर ढूंढा जाएगा और जिसके लिए दरबार सजेगा। ओके, तो एक वो बहुत बड़ा आयोजन पब्लिक होगा। आएगी, बड़े बड़े नवाब आएंगे, नामचीन लोग आएंगे, जो फिर मुनासिब बोली लगाएगा। वो उसको पहली बार उसकी वर्जिनिटी शी विल लूज। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। नथ उतराई इसको नथ उतराई इसको बोलते थे। ओके, तो वो अच्छा, जो आपका उस्ताद जी का कैरेक्टर है उसको भी मैंने नथ पहने हुए देखा है। हाँ, एक बार दो सीन में पहनी सीन है। है ऐसे कि वो उस्ताद जी ने नथ क्यों पहनी है उसमें? उस्ताद जी गे कैरेक्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या मैंने पूछा भी था आपसे उस्ताद जी क्या है, मेल है, फीमेल है क्या? ओके, ही हैज अ आई फॉर मेन, ही लाइक्स मेन। ओके, he might have had different experiences with women also. तो बायसेक्सुअल भी कह सकते हैं उसको, गे भी कह सकते हैं, क्लैरिटी नहीं है। ओके, बट व्हाट एक्चुअली ही एक्ट मैनरिज्म्स चूंकि तवाइफों में रहा है, हाँ,
पला बड़ा वहीं है, तो मैनरिज्म उसके फेमिनेट हो गए. राइट. He loved putting kajal, lipstick, वियरिंग नथ. everything. तो उसको वो नथ पहनता होगा कि मेरी भी कभी नथ उतराई होगी, just for fun sake या for या उस माहौल में रहता होगा तो हाँ. ऐसा उसकी भी सोच हो गई और होगी. उनके जो एक नथ वाला सीन जो बहुत पसंद किया गया, जी. उनकी कम्युनिटी में तवाइफों में रहते रहते जब एक बार फरीदन सोनाक्षी जी ने जो कैरेक्टर किया, जी. वो मोहब्बत से उसको अपनी तरफ खींचती हैं. वो तो बख्शीश मांग रहा है कि मैं सब जगह इनवाइट भेज के आता हूँ मुझे तो वो जब खींचती हैं अपनी तरफ और उसको नथ पहनाती हैं, ये उसको अपने फ्रेटर्निटी में उसको इज्जत देना कहते हैं. अच्छा. कि तेरे सर पे मैंने हाथ रखा. ओके. You are my loved one, my own, somebody close to me. तुझे मैंने इज्जत बख्शी. ये उनका अपना एक सोच है, which outside this, from this world, people might not be able to understand that. राइट. तो उनकी दुनिया में, in their world, it's giving respect, making the other person feel loved, ओके. respected. तभी ना रोया वो, तभी वो उसकी मोम पिघली होगी कहीं पे, ठीक बात. जो मोम बन चुकी होंगी हार्ड फीलिंग्स, वो कहीं तो पिघली होगी कोई, तभी वो आखिर में कहता है कि तुम सब हरामजादियां मेरे यहाँ रहती हो. राइट. उसने बचपने में जो उससे छोटी प्रोस्टिट्यूट्स थी उनको पाला भी तो होगा, मोहब्बत भी तो करी होगी. ठीक बात है. बिल्कुल पत्थर नहीं है, अपने हिसाब से ढाल लिया होगा. अच्छा, मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव, ये इन जैसी, ऋचा चड्ढा जी, ये इतनी, मनीषा कोइराला जैसी आइकॉनिक एक्ट्रेस, बड़े नामचीन बड़े लोग हैं. नामचीन लोग, इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? शानदार रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला. एक्साइटेड थे आप? यस. और अबव ऑल संजय लीला बंसाली, फिर इस तरह का कैरेक्टर, मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, मल्टीपल शेड्स. बड़ी खुशी होती है जब आपका कैरेक्टर बढ़ाया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है. मोइन बेग साहब जो राइटर ने, वो भी बड़ा, तो एक इनकरेजमेंट भी मिलता था उनसे. वो और आपको पुश करता था टू एक्सेल, टू डिलीवर in a right way. ये इन चार एक्टर्स का मैंने नाम लिया, अगर मैं इनमें से सबसे, अगर मैं सॉफ्ट स्पोकन अगर पूछूं, तो सबसे सॉफ्ट स्पोकन कौन है इनमें? मेरा ज़्यादा सीन हुए मनीषा जी के साथ, चूंकि उनका सॉफ्ट स्पोकन इन पर्सनल लाइफ तो सभी हैं. मतलब कोई भी, सब बहुत कल्चर. मैं पर्सनल लाइफ ही पर्सनल लाइफ में पूछ रहा हूँ. एवरीबडी वाज सो पोलाइट एंड कल्चर्ड. वो कैरेक्टर की न्यूएंसेस सबकी अलग अलग थी. तो मे बी समवन हैड टू लुक हार्ड, स्टर्न, मैनिपुलेटिव. तो वो कई बार आप हाँ, और सीन करने के बाद बहुत ज़्यादा मौके नहीं होते थे कि जब हम लोग बैठते थे. ओके. सीन से ही इतने करके एग्जॉस्ट होते थे, एनर्जी जाती थी. सो एवरीबडी वांटेड टू टेक रेस्ट. या शूटिंग कहाँ पे हुई इसकी? फिल्म सिटी बॉम्बे. फिल्म सिटी बॉम्बे में शूटिंग हुई, और वो दिखाया गया है पाकिस्तान का कुछ एरिया. जी हाँ, पार्टीशन से पहले का लाहौर दिखाया. पार्टीशन से पहले का भारत है वो. ओके, लाहौर दिखाया गया उसमें वो. ओके. तो दुनिया तो आपको उस्ताद जी के नाम से जानने लगी. मैं तो आपको मधुबाला से देखते आ रहा हूँ. मधुबाला में आपने विवेन डिसेना के साथ में, मुझे लगता है विवेन डिसेना का नाम उसमें हरमन था, am I right? आरके. आप आरके के सेक्रेटरी थे. और दृष्टि धामी थी. yes. और बहुत सारे और लोग थे. तो वो एक बेसिकली टीवी सीरियल था. जी हाँ. टीवी सीरियल, वेब सीरीज एंड फिल्म कितनी डिफरेंट लगती हैं आपको एक एक्टर के बतौर? मैं तो ईमानदारी से काम कराता हूँ अपना, चाहे वो मीडियम कुछ भी हो. डायरेक्टर का विजन क्या है, कैरेक्टर क्या है. फर्क ये था कि टीवी हैज टू चर्न एवरी डे. उसकी डेली शूट होता है. यू कॉल इट अ डेली सोप. डेली सोप, यस. वो साबुन अपनी शक्ल रोज बदलता है, डिपेंडिंग ऑन द TRP,
ऑडियंस क्या चाह रही है, चैनल की क्या रिक्वायरमेंट है, राइटर नया कुछ क्या लिख रहा है, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। एक हिट हो गया तो एक ही पे चलेगा, फिर कुछ अरसा उसको भुनाया जाएगा। टीआरपी अगर ठीक आ रही है, आप टीआरपी देते चले जाइए, वो तो फिर बरसों बरस चलता चला जाएगा। जैसे एक शो आता है ना, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बहुत सारे ऐसे तो ये तो टीवी रहा। आप सुबह जाके रात को आते हैं, फिर सुबह जाके रात, ऐसे सालों साल, एक एक दो दो साल ऐसे प्रोजेक्ट। अच्छा, तो ये इसकी शूटिंग में दर्शक जानना चाहते हैं, चूंकि बड़ी क्यूरियोसिटी होती है बॉलीवुड फिल्म और इस टीवी सीरियल्स को लेकर के लोगों के मन में। इनकी जो शूटिंग होती है वो आज जैसे शूट हुआ उसको टेलीकास्ट कल कर देते हैं? कई बार ऐसा होता है कि उसी दिन टेलीकास्ट होता है। आपके पास बैंक नहीं है, आपने या सडन कोई बीमार पड़ गया, या कोई अनअवेलेबल है, या समथिंग हैपेंड जिस वजह से शूट नहीं हो पाया, या फिर अचानक ट्विस्ट है, कोई चेंज है और आप कुछ और शूट कर बैठे हैं, या तो इट्स लाइक यू आर ऑन योर टोज मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो आपने बैंक बना लिया, आपको राइटर ने बहुत अच्छा कुछ लिख दिया और सभी लोग एक लेवल पे, एक ट्रैक पे चल रहे हैं, टीआरपी तो स्मूथ चलेगा। ओके। जब टीआरपी थोड़ी इधर उधर होगी या तो फिर भाग दौड़ भी होती है। इट्स लाइक जैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई चीज़, तो डिमांड किसी और चीज़ की फट से आ गई, फिर क्या करेंगे आप? ठीक बात है, उसको रोकना पड़ेगा। जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसको देना पड़ेगा। और ओटीटी इज ऑलमोस्ट लाइक फिल्म्स, नया मीडियम है था, मतलब जब उन दिनों की बात कर रहा हूँ। और फिल्म्स का ये होता है बहुत ज़्यादा प्लान्ड होती हैं। ओके। ओटीटी फिल्म्स आर प्लान्ड। हाँ, काफ़ी चेंजेस की गुंजाइश लास्ट मोमेंट की कम होती है। ओटीटी के जो वेब सीरीज और फिल्म, अब ऑफकोर्स जो 30 40 मिनट के जो है एक एक एपिसोड होता है, एक एक पार्ट होता है उनका, और फिल्म तो 2-2.5 घंटे 2.25 घंटे में खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी शूटिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा ओटीटी की। सर कई बार कैमरामैन शायद कुछ गलत कर गया, लाइट नहीं कई बार ठीक आई, कई बार एक्टर नहीं वो परफॉर्मेंस दे पा रहा। नहीं तो स्टोरी भी तो लंबी होती है ना फिर। हाँ, बट एक बार में तो एक ही चीज शूट करेंगे ना आप। सपोज सीजन 1 आया, वो कंप्लीट हुआ, अब वो 2 तब आएगा जब उसकी वो हिट जाएगा, और फिर डिमांड अगर उसकी होगी, व्यूअर्स चाहेंगे उसको दूसरा देखना। तो ओटीटी में भी ये होता है कि आपने, हाँ टीवी में तो करना ही करना है, आपको शाम तक टेलीकास्ट है, वहाँ वो प्रेशर कम होते हैं, एकदम वाले नहीं होते। हाँ, डेडलाइन वहाँ पे भी होती होगी, एक टाइम लिमिट वहाँ पे भी होती है कि भाई रिलीज करनी है इस महीने तक हो, बट ग्रेस पीरियड रहता है। टीवी में वो ग्रेस पीरियड कम है, ना के बराबर है। गड्डी और मुफ्त का ज्ञान और गड्डी जहाँ मिले उसको रख लेना चाहिए। एक शब्द म्यूट कर दिया गया था मेरा। अच्छा। मुझे उसमें कोई गिला भी नहीं है, बिकॉज वो सेंसर को एक्सेप्टेड भी नहीं था। गड्डी और मुफ्त का ज्ञान जहाँ मिले चाहिए, पता नहीं ऐसा कुछ था शायद। ओके। अच्छा, उसको म्यूट कर दिया था, उसको शायद म्यूट कर दिया था। ओके। शायद ऐसा कुछ, दे वांटेड अ डिफरेंट वर्ड फॉर दिस। तो मैंने कहा दिल्ली वाला तो यही बोलेगा दिल्ली वाला तो और कुछ नहीं बोलेगा। उसको आदित्य रॉय कपूर बीप किया था। अच्छा, उसको बीप कर दिया था। आदित्य रॉय कपूर के साथ में आपका अभिनय का भी अच्छा सीन है, मतलब वो मैं उस पर्टिकुलर उस सीन की बात कर रहा हूँ जो वो गुमराह में वो एटीएम उखाड़ के ले आता है वो, और आपको वो एटीएम देता है, और उसके बाद में आपका वो काट के चला जाता है गड्डी। कालरा जी भी थे वहाँ पे उनके साथ, 2 लोग जी, 2 और लोग भी हैं। हिज नेम इज कालरा। ओके। तो वो भी थे, अच्छा एक्सपीरियंस था, शानदार। तो आदित्य रॉय कपूर देखने में सुस्ती लगते हैं, वो बड़े बैलेंस्ड और बड़े सुलझे हुए कलाकार हैं। अच्छा। बहुत बैलेंस्ड और वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। लेजी नहीं है, ऐसा लगता है लेजी है जैसे कि? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनके जितना किरदारों मैंने देखा, चाहे एक विलन को देख लूं मैं, चाहे वो किसी भी वो और कैरेक्टर उनका उस फिल्म में वैसा होगा, बट अदरवाइज तो अच्छा रहा, काम करना बहुत खूबसूरत रहा। अच्छा, चलिए अब मैं आगे आता हूँ। अनुपम खेर साहब की माता जी हैं, उनके साथ में आपका एक वीडियो देख रहा था दुलारी खैर जी के साथ में,
वो आपको शायद किसी यात्रा के बारे में बता रही हैं, क्या था वो बेसिकली एग्जैक्टली मैं समझना चाह रहा हूँ उसको। कैसा वीडियो था? बहुत सारे वीडियो उनके एक साथ में। वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, वो आपको शायद कहीं गई थी उसके बारे में बता रही थी। मेरे घर आई हुई थी हाँ। और मुझे बहुत प्यार भी करती हैं, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उनको। राजू जी, दुलारी जी, मेरा बड़ा अच्छा एक खूबसूरत रिलेशन है, वार्मथ है, अपनापन है। मुझे बुलाती भी बेटू ही हैं वो। कुछ कश्मीरी में एक लफ्ज़ है, गंदलू बुलाती हैं कभी मुझे, कभी कहेंगी छठ कहाँ है, छठ मतलब छोटू कहाँ है, शायद यही मतलब होता होगा। और बेइंतहा मोहब्बत मिलती है उनसे। तो चूंकि घर पास पास हैं मुंबई में, तो उनको जब मन करता है, कभी मैंने आना है, मुझे ये खाना है, अच्छा आओ आप मेरे पास रहो दिन भर। मैं कभी एक आध दो बार शिमला गया हूँ तो मैं उन्हीं के घर पे रहा। और राजू जी के साथ भी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और माँ जी से बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, भर भर के आशीर्वाद मिलते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। और आपने जैसे शुरू में बताया कि आप स्पिरिचुअल हैं, कुंभ के मेले में बिछड़े थे और अब मिले, बॉलीवुड ने बहुत फेमस की ये लाइन। Yes. अक्सर फिल्मों में ये देखा जाता, तो कहानियां भी बनती थी दो, मतलब कुंभ के मेले को इसी चीज के लिए, इसी के लिए याद करते थे कि बिछड़ गए, कुंभ बिछड़ के मेले गए। में बिछड़ गए। बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर ये मतलब देखने को मिलता था, स्टोरी ऐसी होती थी। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी हाँ। पढ़े भी किरोड़ीमल से हैं? जी। आपको किसी ने कहा है कि दिल्ली के सबसे बड़े मालिक से आपकी आवाज मिलती है? जो अपने आप को मालिक कहता है दिल्ली का? मालिक एज़ अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। मुझे शायद एक दो लोगों ने कहा है, शायद मुझे एक हल्की याद आ रही है, एक दो लोगों ने कहीं कहा है या किसी ने कमेंट किया है कि इनकी आवाज़ तो अरविंद केजरीवाल जैसी है। एक शब्द उस महान शख्सियत के बारे में अगर पूछना चाहूँ तो? एज पॉलिटिशियन, सब तरीके से। सर पर्सनली तो मैं उनको जानता नहीं। पॉलिटिशियन ही बता दीजिए। मैं अगर वोट दूं या मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पब्लिक में अमूमन मैं नहीं करता हूं। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कर लेने दीजिए। हमारा देश जो असल में जिस लेवल पे जा रहा है, वो आप भी जानते हैं वो कौन शख्स हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और वाकई हम आज ये कह सकते हैं कि सर को सीधा करके उठा के गर्व के साथ हम पूरे वर्ल्ड को कह सकते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। दिल्ली के वोटर हैं आप, दिल्ली में रहते हैं दिल्ली आप। में वोट दिया करता था पहले, करते थे। पर अब चूंकि बम्बई शिफ्ट हो गए तो वोट फिर वहाँ होता है। अच्छा, अब वोट वहाँ होता है, लेकिन दिल्ली से जड़ें तो आपकी जुड़ी हैं हाँ, ना? दिल्ली में मैंने वोटिंग की है, मतलब जब से पहली बार से शुरू करके लगातार की है। तो दिल्ली आपके नजरिए से कितनी बदली? एज ए कॉमन मैन पूछ रहा हूँ। सर हर बार मुझे सिकड़ी हुई लगती है। मतलब पॉल्यूशन माशाल्लाह, क्यों नहीं इतना इम्पॉसिबल क्यों है सफा करना इसको? आप न्यूज़ जो कह रहा है कि आप 500 AQI या 480 में 500 प्लस तो 50 सिगरेट रोज की पी रहे हैं, तो फिर आप मरते चले जा रहे हैं। स्लो पॉइजन है ना? आप रहने लायक तो हर इंसान का हक है, ये तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट भी कहती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। साफ हवा, पानी, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये किसी भी जगह हो, इसको तो हक से मांगना चाहिए। और क्यों ना मांगे? आप क्यों नहीं मांगेंगे? मैंने वोट दिया, मेरा हक है साहब, पूरा टैक्स देता हूँ, मेरा हक है, लाइए मुझे साफ हवा दीजिए। चलिए, खाने पीने के शौकीन रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, अब आप डाइटिंग कर रहे हैं आजकल, लेकिन अगर 3 ऑप्शन रखे जाएं आपके सामने, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा और पूरी भाजी। छोले भटूरे। छोले भटूरे के बाद तो फिर पेट भी छोले भटूरे जैसा हो जाएगा। हाँ, उसके बाद वो काफ़ी लोग डिटॉक्स करते हैं, जिमिंग कर लेते हैं, बट छोले भटूरे तो छोले भटूरे ही हैं। 3 एक्टर्स के नाम लूंगा, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार। तो क्या करना है? कौन सबसे अच्छे लगते हैं आपको? किनके साथ अभिनय करना पसंद करेंगे? तीनों के साथ। ऐसे मैं कैटेगराइज कैसे करूँ? तीनों सक्सेसफुल लोग हैं
और तीनों बढ़िया कलाकार हैं। ज़रूर करूँगा मौका मिला तो। एक को चुनना है पहले। एक को कैसे चुनूं सर? मुझे अभी तो सेफ खेल रहे हैं छोटू नहीं, सेफ बिल्कुल सेफ सेफ। खेल रहे हैं? मैं तो शर्म नहीं आती बोल गया पहले, तो सेफ तो मैंने क्या ही खेलना है, इतना तो आप भी समझ गए होंगे। सभी अपनी अपनी जगह अच्छे मकाम पे हैं। मुझे तीनों जगह से फायदा क्यों नहीं लेने देते आप? मुझे सेफ क्यों चलाना चाह रहे हैं कि मैं एक ही का नाम लेके मैं 3 जगह से क्यों ना कमाऊं नाम? वहां मैं एक सेफ हूँ। मुझे अगर आप सभी नामचीन एक्टर्स के साथ काम करने को कहें तो मेरे लिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भैया आपने कहा ना कि आपका सपना था संजय लीला भंसाली के साथ हाँ, काम करने का। उसके अलावा रोहित शेट्टी के साथ क्यों नहीं था आपका सपना? नहीं, आपने संजय जी का सवाल पूछा जी। तो अगर रोहित शेट्टी साहब के साथ फिल्म कर ली होती? मुझे काम करवाना चाहेंगे तो मैं बेवकूफ होऊंगा जो मना करूंगा। मैं क्यों मना करूंगा उनको? बहुत सेफ खेलते आप। नहीं सेफ, उसकी वजह बताता। हाँ, कोई एक ड्रीम होता है ना एक आदमी का। पब्लिकली तो मैं कहूंगा नहीं ये डायरेक्टर के साथ नहीं, मैं एक काम ड्रीम नहीं होता करूंगा। है, एक ड्रीम होता मेरी है हर औकात किसी भी नहीं है उतनी अभी तो। आई एम टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम। ड्रीम देखिए, ड्रीम में आप सारी कायनात तो नहीं पा जाएंगे ना कि एक रात के लिए ऊपर वाला आसमां मुझे दे दे, मैं सारे सितारे बटोर लूं। ऐसा तो नहीं एक रात में होगा। तो कुछ तो चॉइस आपकी भी होती है। आपको एक जगह छोड़ दिया जाए, सारा थोड़ी ले जाएंगे आप। मैं बफे जो लगता है खाने का, उसको देख के मेरा देख के ही पेट भर जाता है। अच्छा फर्ज करिए, मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल करता हाँ। हूँ और थोड़ा सा फंसाता हूँ आपको। फंसाइए। फंसाता हूँ थोड़ा सा और मेरे आपको। मुकद्दर। आपको एक दिन में 3 फोन कॉल्स आते हैं। सलमान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, अजय देवगन आपसे मिलना चाहते हैं और अक्षय कुमार आपसे मिलना चाहते हैं। एक ही समय है तीनों का मिलने का, किसे चूज करेंगे? तो सर मैं कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों ना कर लूं? मैं मिलने की बात कर रहा हूं। मैं कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों ना कर लूं? तीनों के लिए आसान हो जाएगा। मैं कहूँगा सर सलमान जी, ये अक्षय जी का भी फ़ोन आया और इनका भी आया है, तो सर आपसे भी मैं अर्न कर लूं और 2 इनसे भी। आप तो बहुत पैसे वाले और सक्सेसफुल लोग हैं, तो मुझे भी थोड़ा कमाने दीजिए और सक्सेसफुल होने दीजिए। तीनों से करवा दीजिए, तो मना थोड़ी करेंगे। अच्छी आत्मा के लोग हैं वो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शानदार आपका डिप्लोमेटिक जवाब था। नहीं, ये बड़ा सटीक जवाब था। देखिए, मैंने या मुलाकात की बात तो मैं की। रजवाड़ा होता। अच्छा आपकी, हाँ, या तो मैं बहुत नामचीन होता, बड़ा रजवाड़ा होता। मैं पिक एंड चूज करता। टुडे आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू पिक एंड चूज। मेरी जगह बी इन माय शूज। मैं आज पिक एंड चूज करूं तो मेरा ही नुकसान है ना साहब। यस। मैं मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो लेट मी, हाँ, जिस दिन मैं पिक एंड चूज की मेरी औकात होगी मैं जरूर करूंगा। न्यू कमर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बॉलीवुड में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? मैं खुद नया हूँ सर अभी मैं संदेश क्या दूँ? खुश रहें, कोशिश यही करें। मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ, हंसी महंगी हो रखी है, स्माइल कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है। राह चलता आपको हंसता हुआ नहीं दिखेगा, काम नहीं दिखेगा। मनुष्यत बहुत है उसके रीज़न मुझे नहीं पता। तो ट्राई टू बी हैप्पी, काम। कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। खुश रहने से काम मिलेगा? आत्मा शांत रहेगी, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। काम आप कर पाएंगे जब आप सेहतमंद रहेंगे। बीमार आदमी काम कैसे करेगा? जो मानसिक रोगी है, शारीरिक रोगी है और डॉक्टरों के लिए कमा रहा है, वो अपने कला को क्या दे पाएगा? इंडस्ट्री में भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। उसी पे तो चल रही है इंडस्ट्री सर। इमोशंस पे चल रही है। आप बिना इमोशंस के कैसे कोई क्रिएटिव काम कर लेंगे? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिना इमोशनल हुए आप क्रिएटिव काम कैसे करेंगे? यू हैव टू बी अ इमोशनल पर्सन टू sync the chord, and that can only be synced once you have emotions in you. But industry people are emotional towards the people or their work. सर देखिए, इंडस्ट्री पीपल तो मैं एज सच मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इंडस्ट्री के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप भी सैकड़ों लोगों से मिले होंगे। कोई पथरीले लोग भी मिलते होंगे, कोई इधर उधर के भी मिलते होंगे, कोई अच्छे भी मिलते। तो इट्स एवरीवेयर। व्हाई पिन पॉइंट इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में तो लाख लोग होंगे, 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 10 लाख।
बाकी 133 करोड़ जो लोग हैं वो और फील्ड में है ना, तो कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें, अगर दूसरी जगहों की बात करें, वहां पे भी तो बहुत कुछ होता है ना सर, है ना। तो मेरे लिए वाई पिन पॉइंट दिस ओनली, मैं दुनिया में चलता हूं और जब मैं दुनिया में चल रहा हूं मैं हर पल कहीं ना कहीं कुछ सीख रहा हूं। कोई रूड बात करता है तो अच्छा नहीं लगता सर। मैं नमस्ते करके स्माइल करके आपसे बात कर रहा हूँ, आप कहीं से खपे हुए आए हैं तो उसका ठेका मैंने तो नहीं लिया हुआ, मेरी मुस्कान क्यों बिगाड़ रहे हैं? यू आर बीइंग क्रिमिनल बाय स्पॉइलिंग माय यू नो My smile. माय पीस ऑफ माइंड, माय स्माइल, माय ऑरा। ये तो हर जगह मिलेंगे आपको। और चूंकि आप परेशान आ रहे हैं, आप भी तो इंसान के ही बच्चे हैं, कई बार हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी रूड हो जाते हैं किसी के साथ। जब आपके माइंड को फोर्स किया जाता है टू परफॉर्म अ सर्टेन सीन, मैं हंसता खेलता घर से जा रहा हूँ, खुश होके जा रहा हूँ, मैं सेट पे पहुँचता हूँ, मुझे कहा जाता है आज रोना है आपको, आज कोई आपका अपना कोई क्लोज आपकी उसकी डेथ हो गई है, डेथ सीन है सर, खूब रोना है। अब मैं तो हंसता खेलता आया था, तो चूंकि ईमानदार एक्टर होने को काम करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अपने माइंड को वहाँ लाता हूँ, रो, तू दुखी है। आई प्ले विद माई माइंड, आई प्ले विद माई बॉडी। तो अंदर से रोते आप? प्ले सर, काफ़ी हद तक तो हो जाता है। ग्लिसरीन नहीं यूज करते? ग्लिसरीन तो रहता है, बट इमोट कैसे करेंगे आप? उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ सर मैं। वो जो नथ वाला सीन था हीरा मंडी में, मैं कई मैंने इंटरव्यूज़ में कहा, उसके बाद मैं 5-7 मिनट तक कंटिन्यूस कट के बाद रोता चला गया था। सर ने तब पहली बार कहा था 500 रुपये इंद्रेश जी, और वो मोहब्बत से शगुन देते हैं, विच आई हैव येट टू कलेक्ट फ्रॉम संजय सर। एंड मैं जब भी कभी मौका हुआ तो मैं कहूँगा सर मेरे पैसे दे दो, और उनका आशीर्वाद मिलता है। 5-7 मिनट तक रोता चला गया था, कहीं कॉर्ड कुछ टच कर गई थी, या मैं सिंक कर गया था उस कैरेक्टर की वीकनेसेस से, या उसकी कहीं बैकग्राउंड में ज़्यादा चला गया था। तो कमिंग टू दैट पॉइंट, हर जगह हर प्रकार की चीज़ें हैं सर। ओवरटली प्रैक्टिकल लोग भी मिलेंगे, अच्छा इसको चोट लग गई, वो गिर गया, चलिए चलिए हाँ फर्स्ट एड कराओ, चलो चलो चलो, हाँ नेक्स्ट शॉट, तो नेक्स्ट शॉट चलिए चलिए करें। ऐसा भी होता है? क्यों नहीं होता है? आप भी मसालों का काम आपने कहा आप करते हैं, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी वर्कर के साथ, तो आप प्रोडक्शन तो नहीं रुकवा देंगे, आप उसको उसकी वेलबींग के लिए उसको हॉस्पिटल भेज देंगे, डॉक्टर, फिर आप कहेंगे चालू करो भाई। ये भी अप्रोच है। कोई बंदी कर देगा, ये भी अप्रोच है। कोई साथ ही चला जाएगा उसके। सो आप, हर आदमी का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिखाता है उसको किस लेवल पे रिएक्ट करना है। हाँ, ये सोचना मैंने कम किया हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे। इफ आई फील, आई थिंक इट्स नॉट हार्मिंग एनीवन, आई एम डूइंग द करेक्ट थिंग, कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा किसी को, आई जस्ट गो फॉर इट। ओके। आपने 2 बहुत ही अच्छे सीरीज़ की हैं, मैंने जिसका जिक्र किया, और एक सीरियल किया है आपने। पाताल लोक में आपने चुम दरंग के साथ काम किया, जी हाँ। मधुबाला में आपने विवेन डिसेना के साथ काम किया है, जी हाँ। और आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दोनों ही अभिनयकर्ता बिग बॉस के घर में हैं। हाँ जी, हैं। आप किसको बिग बॉस का असल हकदार मानते हैं, बिग बॉस की ट्रॉफी का? हालांकि आप बहुत सेफ खेलते हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी आप सेफ ही जवाब देंगे मुझे। सर मैं सेफ खेलने का हक भी तो रखता हूँ। मैं अनसेफ होके आप मेरी कलेश क्यों करवाना चाहते हैं बाकी लोगों से? मुझे ये नहीं समझ आती। मैं बिल्कुल कलेश नहीं कराना चाहता। मैं मोहब्बत से जाऊं, फिर कहूँगा मैं जिस दिन इस मकाम पे आया कि मैं आज चूज कर सकूं, हाँ, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, मेरी अभी औकात नहीं है। फिर भी आपने मुझे लगता है कि विवेन डिसेना के साथ ज्यादा काम किया है। वो आपका जो मधुबाला था वो बहुत लंबे समय तक एक टीवी सीरियल चला था। हाँ। और बहुत लंबे समय तक आपका किरदार था। जी हाँ। चुम दरंग के साथ आपने एक छोटा सा रोल किया है, जी। तो फिर उसमें से तो आपको चूज एंड पिक एंड कैरी करने में आसानी रहेगी। वहाँ पे एक कैरेक्टर रोहित, किसी को समझने का, जानने का। रोहित जी भी हैं कोई उसमें बिग बॉस में। रोहित तो शायद राहुल,
और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट यू वर्क विद द पर्सन। हाँ, मैंने काम किया, मधुबाला में किया, मधुबाला में आपने काम और चुम के साथ तो पाताल लोक में मेरे डायरेक्ट कोई सीन नहीं था। डायरेक्ट कोई सीन नहीं था उसमें। चुम का रिलेशन आपसे बस, एस्टैब्लिश करने हाँ, के लिए मेरा वो उनके, हाँ। जयदीप अहलावत ने आपसे सवाल पूछा, तो उसमें तो आपका कोई है सर, नहीं। ये वोटिंग बेस्ड गेम है। पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी कुछ और कंसर्न लोगों वोटिंग। अब जैसे मेरा अभी OTT फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन हुआ था, तो 8-10 लोगों का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल ड्रामा कैटेगरी में, तो हीरा मंडी के लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ। अब जो वोटिंग आती है तो उस हिसाब से फिर आपके लास्ट 5 शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। तो मेरी वोटिंग अगर नहीं आई तो मैं नो मैटर व्हाट आई हैव डन, इनका दारोमदार भी वोटिंग पे है सर। इफ यू टेल मी, मैंने आज तक शायद ना के बराबर वोटिंग की है बिग बॉस के लिए। कभी देख लिया, कभी नहीं देखा ऐसे, पर कभी फॉलो भी करता हूँ। इससे पहले 2-3 साल पहले बहुत अच्छे सीजन थे, तो वो इंटरेस्टिंग थे। इस बार का मैंने ना के बराबर देखा। अच्छा, विवेन डिसेना कैसे हैं व्यक्तिगत, ये तो बता दीजिए। सर, मधुबाला में हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा, बिकॉज 2-2.25 साल हम लगातार काम करते गए, और एक बॉन्डिंग हो जाती है। आप जुड़ जाते हैं सबसे, सारा दिन तो वहीं बिताते हैं, और एक पूरा दौर उसमें, और मधुबाला ने अवार्ड्स भी बहुत सारे दिए, तो बहुत अच्छा रिलेशन रहा। हाँ, अब मैं कुछ सालों से बिल्कुल टच में नहीं हूँ। ओके। इट्स बीन क्वाइट सम टाइम नाउ, आई थिंक 7-8 साल, 6-7 साल। वो भी टच में नहीं और मैं भी नहीं हूँ। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नए कमर्स को आपका ये संदेश है, जो अब नए लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, कि बस खुश रहिए। और जीना मरना ऐसे नहीं सोच के आए, ये हर पैसे वाला आदमी शोहरत नहीं पा पाएगा। लक्ष्मी से शोहरत का ताल्लुक नहीं है। लक्ष्मी, फिर कहूँगा, आपको मिल जाए। हर अमीर आदमी फिर सक्सेस हीरो होता है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटरटेनमेंट मीडिया, और ये तो आप हीरो बन जाते, आपकी मूवी हिट हो जाती। चलिए, 1 बार करवा लेंगे, आप 2 बार करवा लेंगे, तो पब्लिक आपको इसलिए थोड़ी पसंद करती जाएगी क्योंकि आप अमीर आदमी हैं। आप उनको एंटरटेन कितना ब्यूटीफुली कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो उससे आप फिर अमीर हो सकते हैं। तो असल पूंजी तो आपकी कला है ना, वो जो आपसे ले नहीं पाएगा कोई, पैसा फिर कोई ले जाएगा। ठीक। लक्ष्मी और शोहरत ये इकट्ठी चंचल हैं दोनों। लक्ष्मी तो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपने सुना, चलायमान, मैं तो चलायमान कहता हूं उनको। तो शोहरत जो है, ये जरूरी नहीं कि आप पैसे वाले हैं तो आपको शोहरत मिल जाए। खरीदी जा सकती है, कमाई नहीं जा सकती। कमाई तो सर कैसे होगी, आप बताइए। आप मुझे पिछले दिनों भी किसी ने कोई कमेंट आए कि आपके इतने से ही इंस्टा पे वो हैं फॉलोअर्स। मैंने कहा ये तो अभी अभी हुए हैं हीरा मंडी पे, पहले तो थोड़े से ही थे और भी बहुत कम थे। तो बोले इतने कम फॉलोअर्स, शर्म आनी चाहिए लोगों को। तो कुछ बोलते रहते हैं कि ये इतने करोड़ों हैं इसके, इनको कौन। तो मैंने कहा भाई मैं खरीदता नहीं हूँ, आप आ जाएं, कर लें फॉलो। अब आप खरीदारी करके मैं भर लूँ, वो मुझे आता नहीं है, शायद कभी सीखूं तो देखेंगे क्या होता है उसके लिए। ओके, यानी कि शोहरत जो है वो कमाई जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती। जब तक ना कमाई जाए और खरीद ली जाए तो खरीदी हुई शोहरत किसी काम की नहीं। सर, आपने प्रोडक्ट एक मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं, वो नहीं पसंद आएगा किसी को, कितना पुश कर लेंगे सर उसको? एक बार खरीद लेगा आपकी यारी दोस्ती में, 2 बार खरीद लेगा आपकी यारी दोस्ती में, आपका चलो भरम रख लेगा। पर अल्टीमेटली ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, आप सामने दिख रहे हैं। हर फ्राइडे को तो यहाँ पे किंग बदल जाएगा। ठीक बात है। ये 700 करोड़ हो गई, ये 1000 हुई, ये 600 हुई, ये 900 हुई, तो फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश जी, आपने इतना सारा समय दिया और इतनी सारी आपने बातें बताई इंडस्ट्री से लेकर। आप सेफ खेलते रहे बहुत ज्यादा, और आपको पूरा अधिकार है सेफ ये खेलने का। जरूर 5 बार और बोल दीजिए, आप सेफ खेलते रहे, 6-7 बार बोल दीजिए, मुझे हक नहीं है। आपको पूरा अधिकार है सेफ खेलने का। मैंने अंत में ये भी कहा, एवरीवन हैज राइट। मैं अनसेफ खेलूंगा, मुझे उस मकाम पे आप मेरे दर्शकों से मैं यही अपील करने जा रहा था, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। आपने मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी, तो मैं अपने दर्शकों से ये कह रहा हूँ कि भैया जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो,
इंद्रेश मलिक जी को उस मुकाम तक पहुंचाइए कि ये अनसेफ खेलें और एक शब्द का एक सवाल का जवाब एक शब्द में दे पाएं, ये उस मुकाम तक पहुंचे। फॉलो करिएगा इनको, इनके वीडियोस को शेयर करिएगा, इनकी सारी फिल्में, सारे जितने भी वेब सीरीज में ये आ रहे हैं वो सब कुछ आपको देखना है। ये मेरी शगुन त्यागी की आई व्यक्तिगत आप बैडली लोगों से नीडेड रिक्वेस्ट दिस है। शगुन जी, थैंक यू। और फिर देखिएगा मेरी बेबाकी, अभी तो कुछ भी नहीं है। मुझे उस मकाम पे तो आने दीजिए। ठीक बात अभी है। मैं दुश्मनियां मोल लेके मैं कहाँ मरूंगा, छोटी सी मछली में। बट आपको वादा करना होगा एक, उस मुकाम पर पहुंचने के बाद आपको इस कुर्सी पे दोबारा आमंत्रण है मेरा। सर आप मुझे रोज बुला लेना, मुकाम कल दे दो। ये ना हो कि मुकाम लेने के बाद आप भूल नहीं जाएं। सर, मैं जमीन पे पैर रहेंगे और हैं भी और हमेशा रहेंगे। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉट। बहुत अच्छा है सर, सैल्यूट है आपकी इस सोच को, सलाम करता हूं दिल से और आपका दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाला, आप यहाँ आए, मेरे सवालों के आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिए और बहुत सारा मोटिवेशन मुझे लगता है कि लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को खुश रहना चाहिए। खुशी ज़रूरी है, खुश रहेंगे तो अस्पताल जाने के चांसेस कम रहेंगे। ये आपकी बात मेरे लिए बहुत योग में इंपॉर्टेंट भी है। वो एक लाफ्टर क्रिया है ना, हाँ, वो योग में भी हंसने हमारे की क्रिया बताई गई है, हंसी की उसमें क्रिया है। उसमें एक योग थैंक कहते हैं यू, उसको। आपने बुलाया मुझे। बहुत सारा धन्यवाद और आप इसी तरीके से मेरे यहाँ अगले निमंत्रणों पर भी आते रहें और आपको ईश्वर वो मुकाम जल्दी से जल्दी आपको हासिल कराए, ये मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वो भी दुआ करें और मैं भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे इंद्रेश मलिक, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की इंडस्ट्री को लेकर के, मोटिवेशन को लेकर के, इनकी खुद की जर्नी को लेकर के, इनकी उर्दू की अल्फाजी को लेकर के, नुक्तों को लेकर के बहुत सारी बातें की। अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, जैसा कि इंद्रेश जी ने भी कहा, सीखने की ललक होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहिए। नमस्कार।